ब्यूटी और राक्षस। दूर देश में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। वो व्यापारी अपनी तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्यूटी उसकी सबसे लाडली थी। एक दिन वो व्यापारी दूर देश में व्यापार करने लंबी यात्रा पर निकला। आते वक्त उसने अपनी लड़कियों से तोहफे लाने का वादा किया। ब्लिस और ब्लॉसम को अच्छे अच्छे कपड़े और सुंदर गहने चाहिए थे। तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? गुलाब चाहिए पिताजी, सुंदर लाल गुलाब। दूर देश पहुंचकर उस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए। आते समय उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए तोहफे लिए, लेकिन उसे कहीं भी लाल गुलाब नहीं मिले। निराश होकर वो घर निकल पड़ा। अचानक वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसने दूर एक महल देखा और वो उस महल के अंदर गया। हेलो, कोई है यहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि वहां स्वादिष्ट खाना और सोने के लिए नर्म पलंग रखा था। खाना खाकर वो गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह वो महल में घूम रहा था। अचानक उसने सुंदर गुलाब के पेड़ देखे। जब वो एक फूल तोड़ने ही वाला था, तभी वहां एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को छूने की? मैं अब तुम्हें कैद में डाल दूंगा। नहीं 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 साहब जी, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं मेरी बेटी के लिए ले जा रहा था। कृपया आखिरी बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दें। उस व्यापारी का अपने परिवार से प्यार देखकर राक्षस ने उसे जाने दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा और सजा लेनी होगी। ये अंगूठी ले लो, ये तुम्हें यहाँ वापस लाएगी। व्यापारी खुशी से घर लौटा और उसने अपनी लड़कियों को सारी बात सुनाई। दूसरे दिन उसे उस राक्षस के महल में वापस जाना था। जाना जरूरी है पिताजी। हमें आपकी बहुत याद आएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, तब ब्यूटी ने वो जादू की अंगूठी निकाली और उसका उपयोग करके वो राक्षस के महल पहुंची। कौन हो तुम? जिन्होंने आपके बगीचे से गुलाब तोड़े वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने वो सब मेरे लिए किया, इसलिए सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। राक्षस मान गया। उसने ब्यूटी को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और अपने बागीचे से बहुत सारे फूल दिए। उन्होंने एक साथ खाना खाया और बहुत सारी बातचीत की। असल में उस राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था, लेकिन वो ब्यूटी से कहने के लिए डर रहा था, क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। यहाँ ब्यूटी भी राक्षस का दयालुपन देखकर उसे चाहने लगी थी, लेकिन उसे अपनी बहनों और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। उसकी शर्त मंजूर करके ब्यूटी घर गई। सारा परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो गया। दिन गुजरते गए। अब तो 10वां दिन भी गुजर गया। ब्यूटी ने सोचा कि वो एक दिन और रुकेगी। उस रात को उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो राक्षस मर रहा है। घबराकर अगले ही सुबह वो वापस महल चली गई। सुनो, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बागीचे में गई। उसने देखा कि राक्षस वहां पड़ा हुआ था। ओह राक्षस, तुम्हें जीना होगा। तुम कितने अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बदसूरत हो, लेकिन मुझे उसमें भी अच्छाई नजर आती है। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, उस राक्षस का रूपांतर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में हो गया। मैं राजकुमार माइकल हूँ। ये एक बूढ़ी परी का श्राप था, क्योंकि मैं हमेशा बदसूरत जानवरों पर अन्याय करता था। वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मेरे बदसूरत होने के बावजूद मुझसे प्यार करे। और ब्यूटी, तुमने इस राक्षस से प्यार किया। माइकल और ब्यूटी ने विवाह कर लिया। ब्यूटी के पिता और बहनें भी उनके साथ रहने आ गए और वो सभी सुख चैन से रहने लगे। सच्चा व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी आगरा शहर अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ले ली
और अपना सामान लादकर वो निकल पड़ा। जब वो नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची और वो व्यापारी अपना सामान लेने लगा, तब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपना सामान ले रहा हूं। कैसा सामान? यह सामान तो मेरा है। ये बात सुनकर व्यापारी को झटका लगा। तुरंत वो बिरबल के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। महाराज, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूं और यहां अपना सामान बेचने आया हूं। मैंने एक नाव किराए पर ले ली, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उस नाविक ने मेरा सामान मुझे देने से इनकार कर दिया और सारा सामान उसने खुद ले लिया। सिर्फ आप ही मेरा सामान मुझे लौटा सकते हैं महाराज। बिरबल ने अपने सैनिकों से उस नाविक को बुलाने के लिए कहा। बिरबल ने उस नाविक से कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे, फिर भी वो नाविक अपनी बात पर कायम रहा कि वो सब सामान उसी का था। अगले दिन बिरबल एक दूसरे व्यापारी के साथ नदी किनारे वेश बदल कर पहुंचा। वहां बिरबल ने उस नाविक को बुलाया और उसे उस सामान की कीमत पूछी। यह सब सामान 10,000 रुपयों का है। अगर तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो तो यह सामान मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे, इस प्रकार का तो बहुत सारा सामान बाजार में पड़ा है। अगर तुम 5,000 रुपयों में बेचने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं खुद ये तुमसे कल खरीद लूंगा। बहुत देर तक आपस में नोकझोंक करने के बाद नाविक 5,000 रुपयों के लिए मान गया। लेकिन पहले हमें सामान तो देखने दो। बिना सामान देखे हम रुपए कैसे दें? नाविक ने उन्हें सामान दिखाया। अरे 5,000 तो इस सामान के लिए बहुत ज्यादा है। हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे रुपए दे दो और ये सामान ले जाओ। दूसरे दिन आने का वादा करके वो दोनों वहां से चले गए। बिरबल ने उस पहले व्यापारी को बुलाया। चलो, मुझे तुम्हारे सामान की कीमत बताओ। मैं खुद ही तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूं। आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए। अगर आप उससे 1 रुपया भी कम देंगे तो वो मेरे लिए नुकसान होगा। इससे अच्छा तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। उस नाविक की तरह बिरबल ने उस व्यापारी को भी बहुत सवाल किए और सामान की कीमत कम करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना। अगर मैं ये सामान किसी दूसरे शहर ले जाऊं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन बिरबल ने उस नाविक और उस व्यापारी को बुला लिया। उस दिन भी व्यापारी और नाविक में उस सामान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। बिरबल को अब गुस्सा आया। उसने उस नाविक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह सामान तुम्हारा होता तो तुम उसे इतने कम कीमत पर बेचने के लिए कभी राजी नहीं होते। चलो, अब मुझे सच बताओ। वो नाविक अब घबरा गया और उसने सत्य का स्वीकार किया। फिर भी उसे सजा दी गई और उसकी पीठ पर 30 कोड़े बरसाए गए। दिल्ली की सैर। बादशाह बाबर ने रामन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना और उसे परखना चाहा। उन्होंने कृष्णदेवराय को पत्र लिखा और उनसे विनती की कि रामन को दिल्ली भेजें। इस पत्र को पढ़ते ही कृष्णदेवराय बहुत गर्वित हुए। रामन, सुनो, बाबर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, पर याद रखना, बाबर से कम 1 थैली सोने के सिक्के तुम्हें जीतने हैं। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर को सम्मानित करने के लिए मुझसे जो भी हो सके मैं जरूर करूंगा। बाबर ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे रामन की किसी भी बातों पर ना हंसें। उनको यह भी चेतावनी दी गई कि इस आज्ञा का पालन ना करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। रामन ने बहुत सारी हास्यजनक बातें की, पर कोई भी उनकी बातों पर नहीं हंसे। रामन आश्चर्यचकित हुआ। ये लोग तो खिलौने की जैसे बैठे हैं। लगता है मुझे विजयनगर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। राजा ने तो कहा था कि मैं कम से कम 1 थैली भर सोने के सिक्के जीतूं। मुझे किसी भी तरह से जीतना होगा। अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह बाबर सैर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को जमीन खोदते हुए देखा। सुनो बाबा, इस उम्र में आप इतने कड़े परिश्रम क्यों कर रहे हो? मैं यहां आम के पौधे बो रहा हूं। ये क्या बेवकूफी है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप इसके फलों को खाने के लिए जिंदा भी रहोगे? मेरे पूर्वजों ने पौधे बोए,
उनसे कई वर्षों के बाद मुझे फल मिले। इसी तरह अब जो पौधा मैं बो रहा हूँ उससे मेरे बच्चे और पोता पोती फल लेंगे। बहुत अच्छा कहा। आपके चतुर शब्दों के लिए ये सोने के सिक्कों की थैली इनाम लीजिए। शुक्रिया जहांपना। कहा जाता है कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक फलों के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर मैंने तो सोने के सिक्कों के रूप में पेड़ बो रहे दिन ही फल पा लिया। बहुत अच्छी लगती है आपकी बातें। लीजिए एक और थैली सोने के सिक्के। जो व्यक्ति बीज बोता है वो एक ही बार फल के पकने के दौरान पुरस्कार पाता है, पर मुझे तो पौधा बोने वाले दिन ही 2 बार पुरस्कार मिल गया। अरे वाह, आप तो बहुत होशियारी की बातें करते हैं। हम बहुत खुश हुए। लीजिए एक और सिक्कों की थैली। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी और वेश उतार दिया। रामन, आप तो इतनी होशियारी की बातें करने वाले आप थे। जी हाँ जहांपना, मेरे राजा ने आपसे कम से कम 1 थैली सोने के सिक्के जीतने के लिए कहा था, पर मैंने तो अब 3 जीत लिए हैं। बाबर ने रामन की प्रशंसा की और अपने यहां ठहराकर उनकी बहुत ही अच्छे रूप से देखभाल की। जाते वक्त रामन को बहुत सारे उपहार भी प्रदान किए। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पर्शिया के राजा के दरबार में आने वाला हर मेहमान बिरबल और उसके बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करता था। इसलिए उस राजा ने बिरबल से मिलना चाहा। उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बिरबल को उसके पास मेहमान के रूप में भेजने की विनती की थी। बिरबल को भेजने के लिए अकबर राजी हो गया। बहुत सारे उपहार लेकर बिरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। जब बिरबल पर्शिया पहुंचा, हमारे देश में आपका स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। चलिए राजमहल चलते हैं। वो दोनों राजमहल गए। जैसे ही बिरबल ने राजमहल में प्रवेश किया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक जैसे सिंहासनों पर 6 लोग बैठे हुए थे। बिरबल ने आज तक राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली राजा कौन है। कुछ देर उसने एकाग्रता से विचार किया। कुछ समय बाद वो सीधे चलकर बीच में बैठे एक आदमी के सामने खड़ा रहा और उसने प्रणाम किया। हे महान राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर्शिया के राजा शाह को अब आश्चर्य का झटका लगा कि बिरबल ने उसे कैसे पहचान लिया। बिरबल, आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? महाराज, शुरू में तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन मैंने ध्यान से परीक्षण किया। फिर मैंने देखा कि सिर्फ आप ही मेरी तरफ देख रहे थे और बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे थे। इसीलिए मैंने जान लिया कि असली राजा आप ही हैं। बहुत अच्छे बिरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। पुरस्कार बांट लेना। एक बार कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सोचा कि रामन उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे और स्वयं को चतुर साबित करने के लिए कार्यक्रम का रसभंग कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों को रामन को अंदर ना छोड़ने की आज्ञा दी। दरबार में आज नृत्य का कार्यक्रम है, पर राजा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, शायद वो भूल गए होंगे। चलो जाकर नृत्य देखें। रामन दरबार के अंदर जाना चाहते थे, पर पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा कीजिए, आप दरबार में नहीं जा सकते। अरे, तुम मुझे जानते नहीं? मैं रामन हूं, दरबार का मनोरंजक। मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्षमा कीजिए, महाराज ने आपको अंदर ना भेजने की आज्ञा दी है। रामन ने एक क्षण के लिए सोचा। वास्तव में राजा ने मुझे कुछ भेंट लेने के लिए बुलाया है। वो मेरा इंतजार करते होंगे। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो वो जो भी भेंट देंगे मैं उसे आपके साथ बांट लूंगा। पहरेदार जानते थे
कि रामन को राजा बहुत भेंट देते थे, इसलिए वो लालच में पड़ गए। ठीक है, आप जा सकते हैं, पर याद रहे महाराज जो भी देंगे उसमें से आधा मुझे देना होगा। और आपको अंदर जाने देने के लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो उसके बदले में बाकी जो बचता है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पहरेदार तुरंत मान गए और रामन को अंदर जाने दिया। कार्यक्रम जारी था। रामन एक लकड़ी लेकर मुख्य नर्तकी को मारने लगे। रामन, तुम्हारी ये हिम्मत! सिपाहियों, नृत्य में बाधा डालने के लिए रामन पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। भेंट के लिए आभारी हूं महाराज, पर मैं दरवाजे पर खड़े उन 2 सिपाहियों के साथ उसे बांटना चाहता हूं। आपसे जो भी प्राप्त होगा उसे उनके साथ बांटने का वादा मैंने किया है। अब सारी बात कृष्णदेवराय के समझ में आ गई और रिश्वत मांगने के अपराध में उन्होंने उन पहरेदारों को दंड दिया। मेंढक राजकुमार। सदियों पहले एक राजा हुआ करता था। उसे एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था जेड। जेड इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसे देखकर सूरज की किरणें भी शर्मा जाएं। राजा जेड से इतना प्यार करता था कि उसकी चिंता से वो उसे किसी के साथ खेलने नहीं छोड़ता था। बेचारी जेड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। अपना अकेलापन निभाने के लिए वो अपनी सोने की गेंद से खेलती थी। सोने की गेंद से खेलना उसका मनपसंद खेल था। एक दिन खेलते खेलते उसकी सोने की गेंद पानी में जाकर गिर गई। जेड रोने लगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उसने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक मेंढक अपना बड़ा बदसूरत सिर बाहर निकालकर उससे बातें कर रहा था। तुम एक बदसूरत मेंढक हो, तुम मेरी मदद क्या करोगे? रो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ? मेरी सोने की गेंद इस पानी में गिर गई है और ये पानी तो बहुत गहरा है। अगर मैं तुम्हारी सोने की गेंद वहां से निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगी? जो तुम चाहो, कपड़े, गहने, जवाहरात, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं मेरा सोने का मुकुट भी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़े, सोना, जवाहरात नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी थाली से खाने दोगी और अपने पलंग पर सोने दोगी तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूंगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा। ये बदसूरत मेंढक, इससे कौन दोस्ती करेगा? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मेंढक पानी में कूद गया और अपने मुंह में राजकुमारी की गेंद लेकर वापस आया। वो गेंद उसने वहीं घास पर रख दी। अपनी सोने की गेंद देखकर राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। उसने गेंद उठाई और वो मेंढक को भुलाकर वहां से भाग गई। रुक जाओ राजकुमारी। दूसरे दिन राज परिवार खाने के लिए बैठा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जेड ने जाकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो बदसूरत मेंढक वहीं बैठा था। कैसी हो राजकुमारी? मेंढक को देखकर राजकुमारी घबरा गई। जोर से दरवाजा बंद करके वो फिर से अपनी टेबल पर आ गई। कौन था बेटी? कोई नहीं, एक बदसूरत मेंढक था। मेढक? उस मेढक को तुमसे क्या चाहिए? राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। अगर तुमने कोई वचन दिया है तो निभाना ही होगा। जाओ, उस मेंढक को अंदर ले आओ। राजकुमारी ने उस मेंढक को अंदर आने दिया। वो मेंढक अंदर आया और टेबल पर जेड की बगल में बैठ गया। मेंढक ने जेड की थाली से खाना खाया और उसी के गिलास से पानी भी पिया। मैं अब थक गया हूँ। राजकुमारी, मुझे अपने पलंग पर ले चलो। राजकुमारी ने मेंढक को उठाया और अपने सोने के कमरे में गई। पलंग के कोने में उस मेंढक को रखकर राजकुमारी सोने गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मेंढक दोस्त ने उसके लिए गाना गाया। उसकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि राजकुमारी आराम से सो गई। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी से विदा लेकर मेंढक चला गया। चलो, बला टल गई। रात को फिर से मेंढक वहां आया। उसने राजकुमारी की थाली से खाना खाया, गिलास से पानी पिया और पलंग पर सोने के लिए गया। सोने से पहले उसने राजकुमारी के लिए एक मधुर गीत भी गाया। अरे, कहीं इसका यही घर बसाने का इरादा तो नहीं? पर ये इतना बुरा भी तो नहीं है। अच्छा है और अच्छा दोस्त भी बन सकता है।
मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। तीसरे दिन भी वो मेंढक वापस आया। राजकुमारी, तुमने अपना वचन खूब निभाया। कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें एक आश्चर्यकारक भेंट मिलेगी। मेंढक की बातों पर जेड ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह जागने पर जेड ने एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार को वहां देखा। उसे देखकर राजकुमारी तो आश्चर्य से दंग रह गई। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। हाँ, कौन हो तुम? मैं राजकुमार रोलैंड हूं। मैं प्राणियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इसीलिए एक परी ने मुझे मेंढक में बदल दिया। उसने कहा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई सुंदर राजकुमारी मुझे उसकी थाली में 3 दिन तक खाने देगी और उसके पलंग पर सोने देगी। और वो तुमने कर दिया। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में आकर मुझसे शादी करोगी? जेड को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी। दोनों ने सारी बातें राजा और रानी को समझाई। उन्होंने भी खुशी से अनुमति दे दी। उस दिन के बाद जेड सभी प्राणियों के साथ दया बुद्धि से पेश आने लगी। बिरबल और गायक। एक दिन अकबर के दरबार में संगीत सभा का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम खत्म होते ही वाह, कितना सुंदर संगीत था। आपकी स्वर्गीय आवाज से आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आप जो चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। वो गायक बिरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उस गायक ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपना, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि जैसा बर्ताव बिरबल के साथ किया जाता है वैसा ही मेरे साथ करे। अकबर ने गायक के मन को जान लिया। देखो, सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है। बिरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और उसे जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी राजकीय कुशलता के लिए है। बहुत समझाने पर भी गायक का समाधान नहीं हुआ। आखिर अकबर ने उस गायक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन अकबर ने गायक और बिरबल दोनों को बुला लिया। तुम दोनों करीबी राज्य में जाओ और ये संदेश उस राजा को देकर वापस आओ। गायक, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। बीरबल और वो गायक करीबी राज्य में गए और उन्होंने उस राजा को वो संदेश दिया। वो संदेश पढ़कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था कि वो संदेश लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए जाए। कुछ देर सोचकर राजा ने निर्णय लिया, सैनिकों, कल सुबह इन दोनों के हाथ कलम कर दो। ये बात सुनते ही वो गायक तो रोने लगा। घबराओ मत, मैं इस परिस्थिति को संभालता हूं। कल सुबह तुम सिर्फ यही बात दोहराते रहना कि पहले मेरे हाथ काट लिए जाए, और मैं भी यही बात दोहराता रहूंगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में, महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ही हाथ पहले काटें। नहीं महाराज नहीं, कृपया मेरे हाथ काट दीजिए। बार बार दोनों एक ही बात दोहराते रहे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों जीना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। योजना? कैसी योजना? हाँ महाराज, मेरे जहांपना आपका राज्य आपसे छीनना चाहते हैं। एक ज्योतिषी ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर आप 2 निरपराध व्यक्तियों के हाथ काट दें तो आपका पुण्यक्षय हो जाएगा, और जिसके हाथ आप पहले काटेंगे वो राजा बन जाएगा और दूसरा आदमी मुख्य प्रधान। इसके बाद वे बहुत ही आसानी से इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया मेरे हाथ पहले काटें। क्या मैं मूर्ख हूं? मैं तुम्हारे सम्राट का नौकर नहीं हूं जो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बीरबल और गायक खुशी से वहां से लौट आए और अकबर से आकर मिले। तो गायक, क्या हम सभी को यह आदेश दे दें कि तुम्हारे साथ भी वो वही बर्ताव करें जैसा बीरबल के साथ करते हैं?
नहीं जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। बिरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो एक सिर्फ गायक हूं। बिरबल जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। अनमोल अंगूठी। कृष्णदेवराय एक अनमोल रत्नों की अंगूठी पहनते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि वो अंगूठी खो गई है। उन्हें पहरेदारों पर संदेह हुआ, पर सारे पहरेदारों में से किसने चोरी की होगी इसका निर्णय वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रामन को बुला लिया। रामन, मेरे अनमोल रत्नों की अंगूठी खो गई है। मुझे अपने 12 पहरेदारों पर संदेह है। क्या तुम चोर को पहचान सकते हो? राजन, चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है, पर उसके लिए मुझे क्या भेंट मिलेगी महाराज? अगर तुम चोर को पहचानोगे तो तुम्हें सोने के 100 सिक्के इनाम में मिलेंगे। रामन ने राजमहल के एक कमरे में सारे पहरेदारों को बुला लिया। सिपाहियों, अंदर काली की मूर्ति है। सबको एक एक करके अंदर जाना है और काली के दाएं पैर को छूना है। पर हमें ऐसा क्यों करना है? महाराज की अंगूठी खो गई है और चोर को पकड़ना है। अगर तुम लोग काली के पैर छुओगे तो काली मेरे सपने में आकर चोर के बारे में बताएगी। रामन ने एक के बाद एक पहरेदार को अंदर भेजा। पहरेदारों ने अपने हाथ काली के पैरों पर रखे। जब वे बाहर आए, अपना अपना हाथ मुझे दिखाना, मुझे उसकी गंध लेनी है। रामन ने पहले 6 पहरेदारों से जाने के लिए कहा और 7वें पहरेदार के हाथ का गंध लेने लगे। राजन, यही चोर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। मैं अंगूठी वापस कर देता हूं। राजा ने उस पहरेदार को कारागृह में डालने की आज्ञा दी। तुमने उसे कैसे पहचाना रामन? तुमने तो कहा था कि काली तुम्हारे सपने में आएगी। यह तो बहुत आसान है महाराज। मैंने काली के दाएं पैर पर सुगंधित द्रव लगाया था। काली के पैर पर जो भी हाथ रखता उसके हाथ में सुगंध लग जाती। पर यह सिपाही तो घबरा गया और उसने अपने हाथ काली के पैरों पर नहीं रखे। इसलिए मैंने जान लिया कि यही चोर है। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें एक थैली सोने के सिक्के दिए। हवा महल। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उसने अपनी इच्छा अपने सारे मंत्रियों को बताई। हम एक ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो बिना किसी आधार के खड़ा हो। वह महल हवा में तैरता हुआ होना चाहिए। अब तुम हमें बताओ, यह कैसे किया जा सकता है? सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और संभ्रम में पड़ गए। तभी वहां पर बिरबल का आगमन हुआ। बिरबल को अकबर ने अपनी इच्छा सुनाई। अकबर की किसी भी बात को बिरबल ना नहीं कहता था। जहांपना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिए और बहुत सारा समय भी। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम कल से शुरू कर दो। अगले दिन बिरबल ने अपने नौकरों को 100 तोते लाने के लिए कहा, जो उसने अपने बेटी को दे दिए। बेटी, इन तोतों को तुम्हें कुछ बोलना सिखाना होगा, जैसे कि पानी लेकर आओ, ईंटें लेकर आओ। चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो। उसने अपने पिता की बात मान ली और अगले कुछ ही महीनों तक वो उस तोतों को सिखाती रही। एक दिन अचानक अकबर को अपने तैरते हुए महल की याद आई। तुरंत उसने बिरबल को बुलवाया। बिरबल, हमारे हवा महल का क्या हुआ? काम कहां तक पहुंचा है? जहांपना, काम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, हम उसे देखना चाहते हैं। जरूर जहांपना, हम कल चलेंगे। अगले दिन बिरबल ने एक बहुत बड़ी बंद जगह पर उन तोतों को खुला छोड़ दिया। अकबर जब उस जगह पर आया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। यही वाक्य दोहराते हुए तोते यहाँ वहां उड़ रहे थे। ये सब देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बिरबल की ओर मुड़ा और उसने पूछा, ये क्या बिरबल, महल कहां है? जहांपना,
यह महल तो हवा में बन रहा है और हवा से बन रहा है, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते। बहुत खूब बिरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। झाड़ी के पीछे चोर। एक दिन रामन अपने बाग में पौधों को पानी से सींच रहे थे। जब वो एक झाड़ी के समीप आए तो वहां उन्होंने एक चोर को छिपा हुआ देखा। हे भगवान, ये आदमी चोर हो सकता है, पर मैं अकेले उसे नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो वो भाग जाएगा। सारे पड़ोसियों को यहां बुलाने के लिए मुझे कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। चतुर रामन ने मन में एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। लक्ष्मी, जरा पानी ले आना। अभी लाती हूँ, पर किस लिए चाहिए? मैं मुंह धोना चाहता हूं। रामन ने कुछ पानी अपने मुंह में डाला और झाड़ी के पीछे छिपे चोर के मुंह पर उसे थूक दिया। लक्ष्मी, मुझे एक और लोटा पानी चाहिए। रामन की पत्नी चकित हुई, पर उसने उन्हें और एक लोटा पानी दिया, जो रामन ने फिर से चोर के मुंह पर थूक दिया। लक्ष्मी, मुझे एक और लोटा पानी चाहिए। रामन की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने उन्हें और एक लोटा पानी दे दिया। क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों कर रहे हो? रामन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर इस बार उन्होंने पानी को पत्नी के मुंह पर थूक दिया और फिर जैसा उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। उनकी पत्नी चिल्लाने लगी। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे सुनो, सब लोग यहाँ आओ। देखो, ये पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसका शोर सुनकर सभी पड़ोसी वहां आ गए। लक्ष्मी ने सबको पूरी बात बताई। रामन, आपने अपनी पत्नी के मुंह पर पानी क्यों थूका? मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी के मुंह पर पानी डाला तो वो सह नहीं पा रही है, पर इस झाड़ी के पीछे एक आदमी है, वो तो बहुत ही सहन कर रहा है। मेरे बार बार पानी डालने पर भी वो चिल्लाया नहीं। पड़ोसियों ने झाड़ी में छिपे चोर को पकड़ा और उसे राजा के पास ले गए। रामन की पत्नी और पड़ोसी ये समझ गए कि रामन ने चोर को पकड़ने के लिए ही ये नाटक रचाया था। हैंसल और ग्रेटल। एक घने जंगल के बाहर एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था हैंसल और लड़की का ग्रेटल। वो इतने गरीब थे कि उनकी सौतेली माँ ने सोचा कि 2 बच्चों को संभालना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। कल सुबह हम दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देंगे, फिर हम दोनों को थोड़ा तो खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये नहीं किया तो जल्द ही हम सब मर जाएंगे। अपने माता पिता की बातें बच्चों ने सुनी। हैंसल ने एक योजना बनाई। वो बाहर गया और कुछ सफेद पत्थर लेकर आया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लकड़हारा उन दोनों को लेकर जंगल गया। जंगल के रास्ते पर हैंसल कुछ पत्थर अपनी जेब से फेंकता गया। बच्चों, तुम यही रहना। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ आकर ले जाऊंगा। हैंसल और ग्रेटल गहरी नींद सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घनी रात हो चुकी थी और पूरा चांद दिख रहा था। हैंसल ने अपनी छोटी बहन के साथ फेंके हुए सफेद पत्थरों के सहारे रास्ता खोजना शुरू किया। वो सफेद पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहे थे और उन्हें घर का रास्ता दिखा रहे थे। सारी रात चलकर वो आखिर अपने घर आए। उनके पिता दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद इस बार उन्हें घने जंगल में बहुत अंदर तक ले जाना, ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता कभी न मिले। पहले की ही तरह हैंसल को बाहर जाकर पत्थर इकट्ठा करने थे, लेकिन इस बार उसकी माँ ने दरवाजे को पक्का बंद कर लिया था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। दूसरे दिन वो फिर से जंगल जाने के लिए निकले। हैंसल ने अपनी जेब से रोटी के टुकड़े करके रास्ते पर फेंकना शुरू किया। वो ऐसी जगह पर आए जहाँ वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। यहीं बैठो, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। दोपहर हो गई और उन्हें नींद लग गई। शाम ढल गई, पर उन दोनों को लेने कोई नहीं आया। बेचारे बच्चे, वो फिर से सो गए। आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो चांद ऊपर आ चुका था। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता खोज लेंगे। जब वो रास्ता खोजने निकल पड़े तब हैंसल को रोटी के टुकड़े कहीं नजर नहीं आए। जंगल के पंछी रोटी के सारे टुकड़े खा चुके थे।
दोनों बच्चे बहुत थके थे, उन्हें भूख भी लगी थी। वो जंगल में यहाँ वहां भटकने लगे। तभी उनको स्वादिष्ट खाने की महक आई। उस महक को खोजते हुए वो एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर तो केक का बना हुआ था और उसकी खिड़कियां टॉफी से। वो सब देखकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने केक खाना शुरू किया। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। वो उन्हें अंदर ले गई। स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चे गहरी नींद सो गए। उन बच्चों को क्या पता था कि असल में वो बूढ़ी औरत एक कपटी डायन थी और वो बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाती थी। उसने वो केक का घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। बच्चों को अपने जाल में फंसाकर वो उन्हें मार डालती थी। अगले दिन जब ग्रेटल जाग गई तो उसने देखा कि वो वहां अकेली है। चलो उठो आलसी लड़की, चलो अपने भाई के लिए खाना बनाओ। उसे हमें बहुत मोटा बनाना है। जब वो गोल मटोल हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। कहाँ है मेरा भाई? मैंने उसे नीचे तहखाने में बंद करके रखा है। मेरे भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो उस कमरे के पास गई जहाँ हैंसल को बंदी बना के रखा था। हैंसल, ये हड्डी रखो और जब वो डायन तुम्हें अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहेगी, ये हड्डी उसे दिखाना। उसके बाद हर दिन सुबह वो डायन उस कमरे में हैंसल से मिलने जाती थी और उसे अपनी उंगलियां बाहर निकालने के लिए कहती थी। लेकिन होशियार हैंसल हर वक्त वो पतली हड्डी डायन को दिखाता था। डायन की आंखें तो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए वो ठीक तरह देख नहीं पाती थी कि वो हैंसल की उंगली है या हड्डी। ऐसे ही दिन बीतते गए और डायन बहुत ही उतावली हो गई। एक दिन, अब मैं उसे मारकर पकाऊंगी। मैंने चूल्हा तपने के लिए रख दिया है। जाकर देखो वो ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। आप ही मुझे दिखाइए ना। बेवकूफ आलसी लड़की, और दरवाजा तो बहुत बड़ा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे देखना है। डायन रेंगते हुए अंदर तक गई और उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाला। ग्रेटल ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और चूल्हे का दरवाजा बंद किया। वो डायन चूल्हे के अंदर जलकर मर गई। ग्रेटल अब दौड़कर हैंसल के पास गई और उसे आजाद किया। हैंसल, वो दुष्ट डायन मर गई। वो दोनों उस डायन के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी पेटियां भरकर गहने और जवाहरात थे। उन्होंने वो सारे इकट्ठा कर लिए और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें जंगल जाना पहचाना सा लग रहा था। दूर से उन्होंने देखा वो तो उनका ही घर था। वो दौड़कर अपने घर गए और खुशी से अपने पिता के गले लगे। ओह मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी पिताजी। उन बच्चों ने सारे गहने और जवाहरात उस लकड़हारे को दे दिए। उन्हें देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसके बाद वे सारे खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। अभागी व्यक्ति। सम्राट अकबर के राज्य में एक बहुत ही अभागी व्यक्ति था। लोग ऐसा मानते थे कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। ये समाचार जब अकबर तक पहुंचा, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, उसे राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के एक कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधा उसी कमरे में चला गया और उसने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वो अपनी बेगम के महल में जा रहा था, एक सैनिक वहां आ गया। जहांपना, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। अरे ये क्या? उसे देखकर तो कुछ ही क्षण हुए हैं और ये दुर्घटना। अकबर खाने के लिए बैठा। अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वो कुछ भी न खा सका। सारा दिन वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा। ये सब उस अभागी व्यक्ति के कारण हुआ है। आज के बाद उसकी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। कौन है वहां? उस व्यक्ति को कल सुबह सूली पर चढ़ा दो। ये समाचार सुनकर
उस अभागी व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी उसने बिरबल को वहां से आते हुए देखा। बिरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्त होने की आशा जाग उठी। तुरंत बिरबल को प्रणाम करके उसने उसे सारी कहानी सुनाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बिरबल ने हल्की आवाज में उस व्यक्ति को कुछ सलाह दी। अगले दिन अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करने के लिए उसने सम्राट अकबर से मिलना चाहा। इसीलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। जहांपना, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और आज खुद उसका अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़े, इसीलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। कृपया मुझे माफ कीजिए जहांपना। मेरा मुंह देखने पर आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और देखिए आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। अब बादशाह की आंखें खुल गई और उसने उसे छोड़ दिया और साथ ही उसे बहुत सारा सोना और पैसे दे दिए। बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताओ, ऐसी बातें कहने की सलाह तुम्हें किसने दी? जहांपना, ये सलाह बीरबल ने दी, जो ये नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई भी गलती हो। उसकी बातों से अकबर को बिरबल पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं। विजयनगर के कुछ लोग रामन से बहुत ही ईर्ष्या करते थे, क्योंकि रामन राजा के बहुत निकट थे। उनमें से एक था फल बेचने वाला सोमू। एक दिन रामन उसके दुकान पर आए। अरे रामन, आओ भाई आओ, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं, तुम कैसे हो? तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा रामन, कुछ फल खरीदोगे? सोमू रामन को एक षड्यंत्र में उलझाना चाहता था। हाँ, फल बड़े ताजे दिखते हैं, मैं केले लेना चाहूंगा। इस पके हुए फल को ले लो रामन। बहुत धन्यवाद सोमू। इनका दाम क्या है? दाम इन केलों के लिए कुछ नहीं है रामन, तुम्हें जितने चाहिए ले लो। रामन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुछ केले खा लिए। आह, केले बहुत ही अच्छे हैं, धन्यवाद सोमू। अब मैं चलता हूं। जरा रुको रामन, तुमने मुझे केलों का दाम नहीं दिया। पर तुमने कहा था कि कुछ दाम नहीं है। तो फिर ठीक है रामन, तुम मुझे कुछ नहीं दे दो। रामन ने महसूस किया कि सोमू उन पर कुछ षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कुछ देर सोचा और अपनी थैली खाली कर दी। इस थैली में क्या है बोलो? इस थैली में कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसे ले लो सोमू, यही तो तुमने मांगा था ना? सोमू अपनी मूर्खता पर लज्जित होने के अलावा और कर भी क्या सकता था। आधी धूप और आधी छांव। वैसे तो अकबर और बिरबल एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन कभी-कभी उनमें बहस हो जाती थी और बिरबल को अकबर राजमहल से निकाल देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर बिरबल को ढूंढता था और अपनी गलती कबूल करके उसे राजमहल वापस लेकर आता था। एक दिन ऐसे ही अकबर बिरबल पर क्रोधित हुआ और उसने बिरबल को वहां से निकाल दिया। अरे ये क्या हुआ? बहुत दिन गुजर गए लेकिन बिरबल का तो कोई पता ही नहीं। सैनिकों, जाकर बिरबल को ढूंढो। सैनिकों ने बहुत खोज की, लेकिन बिरबल नहीं मिला। उन्होंने अकबर को सारी बातें बताईं। वो बात सुनकर अकबर ने एक योजना बनाई। सारे राज्य में हमारे आदेश की घोषणा करो। कल सुबह सभी लोगों को आधी धूप और आधी छांव में राजमहल आना होगा। ये आदेश सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। अगले दिन कोई भी राजमहल की तरफ नहीं आया। अपने दरबार में बैठे हुए अकबर ने महल के बाहर किसी की आवाज सुनी। जहांपनाह, जहांपनाह, आपके आदेश के अनुसार मैं आधी धूप और आधी छांव में यहां आया हूं। अकबर बाहर आ गया और अन्य लोग भी वहां पर जमा हो गए। प्रवेश द्वार पर एक आदमी एक खाट को अपने सिर के ऊपर उठा के खड़ा था। जब अकबर ने उसे देखा,
जहां पनाह, मैं आपके आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ। उसे देखकर अकबर सारी बात समझ गया। पर मुझे ये बताओ कि ये कल्पना किसकी है? जहां पनाह, ये कल्पना तो बीरबल जी की है। वे तो मेरे साथ ही रहते हैं। उस आदमी को अकबर ने बहुत सारा इनाम दिया और बीरबल को समझाकर वापस उसे राजमहल ले आया। रामन और जादूगर। एक बार चित्तूर गांव से एक जादूगर कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने अपनी जादू से सभी का मनोरंजन किया। अंत में उसने कहा, हे राजन, इस राज्य में कोई भी मेरे जैसे कारनामे नहीं कर पाएगा। कृष्णदेवराय उस आदमी के गर्व से असंतुष्ट हुए। क्या यहाँ कोई है जो इस जादूगर को हरा सके? कोई भी नहीं उठा। राजा चकित हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रामन ही इस स्थिति के लिए योग्य व्यक्ति होगा। रामन, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। तुम्हें एक ऐसा कर्तव्य करना है जिसे ये आदमी नहीं कर सकता। रामन आश्चर्यचकित हुआ और चिंतित होकर घर गया। अरे क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने आज्ञा दी है, मुझे एक कर्तव्य करना है जिससे उस जादूगर को हरा सकूं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। क्या? जरा मुझे ठीक से बताइए तो, राजा ने क्या कहा? मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। रामन की पत्नी ने अपने बच्चों को रेत पर खेलते हुए देखा और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में, आओ रामन, क्या कर्तव्य के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं अपनी आंखें बंद करके एक कर्तव्य करूंगा। इस जादूगर को उसे खुली आंखों से करना होगा। खुली आंखों के साथ? यह तो आसान होगा, शुरू करो। रामन ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ रेत उस पर डाली। अब इस रेत को ले लो। तुम्हें इस जादू को खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो चला गया। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें पहले जैसे बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट दिए। छोटी जलपरी। महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सागर का राजा अपनी बेटी जलपरी मेलेडी के साथ रहता था। मेलेडी एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली और मधुर थी। मेलेडी का गाना सुनने के लिए तो सभी तरसते थे। मेलेडी की दादी उसे हमेशा 2 पैरों वाले प्राणियों के बारे में कहानियां सुनाती थी, जिन्हें मानव कहा जाता था। समुद्र के रिवाज के अनुसार जलपरी समुद्र के ऊपर तभी आ सकती थी जब वो 16 साल की हो जाए, और आज मेलेडी 16 साल की होने वाली थी। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है बेटी। अब तुम समुद्र के किनारे जा सकती हो और मानव को देख सकती हो, लेकिन याद रखना उनसे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ उन्हें देखकर लौट आओगी। मेलेडी ने सबसे विदा ली और वो पानी के ऊपर आ गई। अरे ये तो एक जहाज है। उस जहाज के बगल से तैरते हुए उसने मानवों को देखा। उनमें से एक मानव ऊंचे कद का और बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने मुकुट भी पहना था। वो जरूर एक राजकुमार होगा। कितना सुंदर है वो। मेलेडी उससे प्यार करने लगी। उसी वक्त अचानक एक बड़ा तूफान आया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। राजकुमार भी डूबने लगा। नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और वो उसे नजदीक के किनारे ले गई। उसने उसे किनारे छोड़ दिया और समंदर में थोड़ा सा अंदर जाकर उस राजकुमार के साथ क्या होता है वो देखने लगी। उसने उसके लिए अच्छे गाने भी गाए। राजकुमार जाग गया। उसने यहाँ वहां अपने बचाने वाले को देखा, लेकिन वो मेलेडी को नहीं देख सका। कुछ समय बाद वहां से जाने वाले दूसरे लोगों ने राजकुमार की मदद की। शुक्र है भगवान का, वो सुरक्षित है। काश मैं भी इन मानवों की तरह होती। राजमहल में वापस आकर उसने अपनी दादी को सारी बात सुनाई। दिन ब दिन मेलेडी बहुत दुखी होती जा रही थी। मेलेडी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ दादी माँ, मैं उस सुंदर राजकुमार को नहीं भूल सकती।
मुझे भी पैर चाहिए, फिर मैं भी उसके साथ जाकर रह सकती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकती है, समुद्री डायन। वो तुम्हें पैर दे सकती है बेटी। मेलेडी समुद्री डायन के पास गई। डायन ने उसे पैर देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पैरों के बदले में तुम्हें अपनी मधुर आवाज मुझे देनी होगी। मेलेडी उस शर्त से नाखुश थी, लेकिन उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, अब ये प्याला उठाओ और पियो। उसे पीते ही मेलेडी गहरी नींद सो गई। जब वो जाग गई तब उसने देखा कि वो समंदर के किनारे बैठी है। अब तो उसे 2 पैर भी थे। उसी वक्त राजकुमार समुंदर के किनारे आ गया। नौजवान लड़की, कौन हो तुम? मेलेडी ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए उसने हाथों के इशारे से बताना चाहा। मेरा नाम राजकुमार किल है। मेरे साथ राजमहल चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। राजकुमार मेलेडी को अपने घर ले गया। रोज वो एक साथ समंदर के किनारे घूमने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। जल्द ही वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मेलेडी ने उसके साथ इशारों से बातें करना शुरू किया। उसी वक्त गहरे सागर में, अरे ये मेलेडी की इतनी सुरीली आवाज लेकर मैं क्या करूं? ये तो इतनी सुरीली है कि आजकल मुझसे कोई डरता ही नहीं। मेलेडी की सुमधुर आवाज उस समुद्री डायन को अपने श्राप के मंत्र भी पढ़ने नहीं देती थी। ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भयंकर आवाज वापस चाहिए। समुद्री डायन उस राजकुमार के महल गई और मेलेडी से मिली। देखो, तुम चाहो तो ये पैर भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी आवाज वापस ले लो। मेलेडी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली। और फिर डायन को भी उसकी असली भयंकर आवाज वापस मिल गई। वो वापस गहरे समुंदर में अपने महल चली गई। आप सब लोग मुझसे जरूर डरेंगे। मेलेडी ने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। राजकुमार ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। अरे ये तो वही आवाज है। तो तुम हो जिसने मुझे बचाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, जरूर करूंगी। मेलेडी और राजकुमार की शादी एक बहुत बड़े जहाज पर हुई। सागर का राजा, मेलेडी की दादी और बाकी सारी जलपरियां उस शादी के लिए आई थीं। उसके बाद मेलेडी और राजकुमार कायल खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। जन्मदिन की दावत। बादशाह अकबर के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। बिरबल बादशाह की बगल में बैठकर भोजन ले रहा था। बैंगन से बनी हुई एक सब्जी का बादशाह अकबर आनंद ले रहा था। बिरबल, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें कैसी लगी? जी जहांपना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बैंगन के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे खानसामा से कहो कि रोज हमें बैंगन की सब्जी खिलाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। रोज रोज भोजन में बैंगन की सब्जी होने से जल्द ही बादशाह अकबर बैंगन से ऊब गया और उसे नफरत करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरे दावत के समय बिरबल फिर से बादशाह के बगल में बैठा था। रोज की तरह बैंगन की सब्जी फिर से परोसी गई। बिरबल, क्या तुम्हें ये बैंगन की सब्जी अच्छी लगी? छी, कितनी गंदी सब्जी है ये, और हम उसे रोज खा रहे हैं। जी जहांपना, ये तो सभी सब्जियों में सबसे खराब सब्जी है। रोज के भोजन में इसे खाने जैसी दुख की बात कोई और नहीं। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या बिरबल, क्या हो गया है तुम्हें? हमारे जन्मदिन की दावत पर तो तुमने बैंगन की बहुत तारीफ की थी। तो फिर मैं क्या करूं जहांपना? मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं बिरबल। रामन का चतुर बेटा। एक दिन रामन का बेटा राजा के बगीचे में आया। उसने वहां कुछ अच्छे लाल गुलाब देखे और अपनी मां के लिए उन्हें तोड़ना शुरू किया। अरे वो देखो, वो बच्चा वहां फूल तोड़ रहा है, पकड़ो उसे। पहरेदार बच्चे को पकड़कर राजमहल ले गए। रास्ते में, क्या हुआ? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो?
आपके बेटे ने राजमहल के बाग से गुलाब की चोरी की है। हमने उसे गुलाब के साथ पकड़ा है, इसलिए हम उसे राजा के पास ले जा रहे हैं। क्या? मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसके हाथों में गुलाब के फूल तो देखिए। अगर बुरा काम किया है तो मेरे बेटे को दंड मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर रामन अपने बेटे को दंड दिलवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कपड़े को बेटे के सिर पर ओढ़ा और उसे छिपा दिया। सूर्य बहुत ही तेज है, ये मेरे बेटे को बचाएगा। अपने पिताजी क्या कहना चाहते हैं ये बेटा जान गया। उसने अपने हाथों में जो गुलाब थे उन्हें शीघ्र खा लिया, पर उसके कपड़े के अंदर होने से पहरेदार इसे नहीं देख पाए। पहरेदारों ने बच्चे को राजा के सामने खड़ा किया। महाराज, ये रामन का बेटा है। आपके राजमहल के बगीचे से इसने गुलाब के फूल तोड़े हैं। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है महाराज। तुम्हारे पास बच्चे ने चोरी किए हुए गुलाब हैं? गुलाब बच्चे के हाथ में है महाराज, आप उसे देख सकते हैं। कहाँ है? उसके हाथ में तो कोई गुलाब नहीं दिख रहा। बच्चे ने जवाब दिया कि अपने पिता के नाम पर कलंक लाने के लिए पहरेदार उसे यहां ले आए। राजा ने बच्चे को घर भेज दिया और पहरेदारों को खूब डांटा। रामन का बेटा अपनी चतुरता की वजह से बच गया। अंधे लोग। एक दिन अकबर और बिरबल घूमने के लिए बाहर निकले। उस दौरान बिरबल, हम जानना चाहते हैं कि अपने राज्य में अंधे लोग अधिक हैं या वो जो देख सकते हैं? अंधे लोग अधिक हैं महाराज, इसमें कोई भी शक नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? जी जहांपना, मैं कल सिद्ध करूंगा। दूसरे दिन महल के सामने बिरबल एक टूटी हुई खाट लेकर बैठा और उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अकबर वहां पर आया। बिरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दरबार में होना चाहिए। बिरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सेवक को उसने इशारा किया। उस सेवक ने कुछ लिख दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग वहां पर आकर गए। कई लोगों ने पूछा कि बिरबल ये क्या कर रहे हो, तो कुछ लोगों ने पूछा कि बिरबल ये खाट तुम दुरुस्त क्यों कर रहे हो। बिरबल का सेवक ये सारी बातें लिख रहा था। दूसरे दिन जब बिरबल दरबार में आया, उसके हाथ में 2 पर्चे थे। बिरबल, तुम अपना कहना कब सिद्ध करोगे? अभी इसी वक्त जहांपना। बिरबल ने बादशाह को 2 सूची पत्र दे दिए। एक अंधों की सूची थी और दूसरी देखने वाले लोगों की सूची थी। ये क्या बिरबल, इस पहली सूची में बहुत कम नाम हैं और इस दूसरी सूची में हमारे नाम के साथ बहुत सारे नाम हैं। ये कैसा मजाक है बिरबल? नहीं जहांपना, ये मजाक नहीं। पहली सूची अंधों की है, जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो देख रहे थे कि मैं खाट दुरुस्त कर रहा था। इसका मतलब है कि वे अंधे थे। और ये दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये खाट मैं क्यों दुरुस्त कर रहा हूं। अब आप ही बताइए जहांपना, कौन से लोग अधिक हैं? तुम सही थे बिरबल, अंधों की संख्या अधिक है। बिल्ली के साथ घोड़ा। एक बार रामन को कुछ रुपयों की जरूरत थी, पर वो उन्हें राजा से मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उनका पड़ोसी, जो एक अनाज का विक्रेता था, उससे रुपए मांगने गए। किशोर, क्या तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे सकते हो? मैं 1 ही महीने में उन्हें वापस कर दूंगा। जरूर रामन, ये लीजिए 100 सोने के सिक्के। पर याद रखिए, आपको 50 सोने के सिक्के सूद के रूप में देने होंगे। अगर 1 महीने में आप सोने के सिक्के वापस नहीं करेंगे तो आपको अपने घोड़े को बेचना होगा और घोड़े की बिक्री करके जो भी रकम प्राप्त होगी उसे मुझे देना होगा। बोलिए, मंजूर है? जरूर,
जैसा तुम चाहते हो किशोर। 1 महीने के बाद रामन सूद के साथ रुपये वापस नहीं कर सके। किशोर रामन के घर गया। रामन जी, आप रकम वापस नहीं कर पाए। आपके दिए हुए वचन के अनुसार अब आपको घोड़े की बिक्री करनी होगी। और हाँ, एक बात याद रखिए, आपके घोड़े की बिक्री से जो भी पैसे मिलते हैं वो आपको मुझे देने होंगे। किशोर जानता था कि घोड़े की बिक्री से 300 से अधिक सोने के सिक्के मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा वचन दिया है वैसे ही करूंगा। रामन ने एक योजना बनाई। वो और किशोर घोड़े को लेकर बाजार में गए। किशोर ने सोचा कि घोड़ा 300 सोने के सिक्कों में बेचा जाएगा और वो रकम उसे मिलेगी। पर रामन अपने साथ एक बिल्ली भी ले गए थे। बाजार में सबको नमस्कार। मैं अपनी बिल्ली की 300 सोने के सिक्कों में बिक्री करना चाहता हूं। जो व्यक्ति इस बिल्ली को खरीदेगा उसे यह खूबसूरत घोड़ा सिर्फ एक ही सोने के सिक्के में मिलेगा। बिक्री करने के इस तरीके से आश्चर्यचकित होने पर भी एक आदमी ने 300 सोने के सिक्के तथा एक और सोने का सिक्का दिया। वो बिल्ली और घोड़े को खरीद कर अपने साथ ले गया। किशोर, ये लो सोने का एक सिक्का, ले लो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको 100 सोने के सिक्के 50 सोने के सिक्कों के सूद पर दिए थे। आप तो मुझे एक ही सोने का सिक्का दे रहे हो। पर तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हें घोड़े की बिक्री की रकम देनी पड़ेगी। तुमने खुद देखा कि मैंने घोड़े को एक सोने के सिक्के के बदले बेच दिया और वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। रामन की चाल किशोर की समझ में आ गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रामन जी, कम से कम मुझे मेरे 100 सोने के सिक्के तो दीजिए। नहीं, अब नहीं। हमारा समझौता तुम्हें मानना होगा, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करूंगा। किशोर जानता था कि राजा रामन की बात ही मानेंगे, इसलिए उसने एक सोने का सिक्का लिया और चला गया। स्नो वाइट और 7 बौने। किसी जमाने में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वो इतनी गोरी थी कि उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। स्नो वाइट की सौतेली माँ रानी एल्सा बहुत ही दुष्ट थी। वो स्नो वाइट के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानी के पास एक आईना था। रोज सुबह रानी उस आईने में देखकर आईने से पूछती थी, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम दुष्ट हो, लेकिन सबसे सुंदर तो तुम ही हो मेरी रानी। कई साल बीत गए। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। एक दिन आईने ने रानी को अलग ही जवाब दिया, तुम सबसे दुष्ट हो, पर सबसे सुंदर नहीं। सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है मेरी रानी। आईने के जवाब से रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट को महल से निकालकर जंगल भेज दिया। दूर घने जंगल में स्नो वाइट अकेली थी। वो बहुत भूखी, प्यासी, थकी हुई और घबराई थी। जंगल में भटकते हुए दूर उसने एक झोपड़ी देखी। वो उस झोपड़ी के अंदर गई। वहां एक टेबल पर अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वहां 7 थालियां और 7 चम्मच भी रखे हुए थे। ओह, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। स्नो वाइट ने खाना खा लिया। अगले ही कमरे में उसने देखा कि 7 छोटे छोटे पलंग एक कतार में रखे हुए हैं। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी। 7 पलंग जोड़कर वो उस पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद सो गई। कुछ समय बाद 7 बौने वहां आए। वो झोपड़ी उनकी ही थी। उन्होंने देखा कि स्नो वाइट वहां पर सो रही है। कौन हो तुम? मेरा नाम स्नो वाइट है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घने जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारा खाना खाया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बौनों ने देखा कि स्नो वाइट तो बहुत अच्छी और दयालु लड़की है, इसीलिए उन्होंने उसे मदद करने का वचन दिया। वहां राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम सबसे कपटी और दुष्ट हो, लेकिन स्नो वाइट जो इस वक्त घने जंगल में सुरक्षित है, वही सबसे सुंदर है मेरी रानी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी।
रानी ने अपना रूप बदलकर एक विक्रेता औरत का रूप धारण किया और फिर एक जहर भरी कंघी लेकर वो स्नो वाइट से मिलने गई। ओह लड़की, कितने सुंदर बाल है तुम्हारे। ये लो, ये कंघी तुम्हारे बालों के लिए। जैसे ही स्नो वाइट ने उस कंघी से अपने बाल संवारे, वो गहरी नींद सो गई। जब बौने घर लौट आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट तो गहरी नींद में है। ये दुष्ट रानी का ही काम लगता है। इस कंघी को तो देखो। जैसे ही बौनों ने उसके बालों से कंघी निकाली, स्नो वाइट फिर से जाग गई। सभी बौने बहुत खुश हो गए। वहां राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम बहुत दुष्ट और कपटी हो रानी, लेकिन स्नो वाइट अभी जिंदा है और वही सबसे सुंदर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बार रानी ने एक किसान औरत का रूप धारण कर लिया और एक टोकरी में जहरीले सेब भरकर वो स्नो वाइट से मिलने चली गई। झोपड़ी के नजदीक आते ही उसने देखा कि स्नो वाइट बागीचे में घूम रही है। अरे, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लो, रसीले सेब खा लो। धन्यवाद, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का टुकड़ा तोड़ा, वो तुरंत जमीन पर गिर गई। अब रानी को लगा कि स्नो वाइट नहीं बच सकती, वो तो मर चुकी है। खुशी से वो वहां से चली गई। जब शाम को बौने लौट के घर आए, स्नो वाइट उठो, स्नो वाइट, वो तो मर चुकी है। सारे बौने रोने लगे। उन्होंने उसे उठाकर पलंग पर रखा। कुछ देर बाद एक नौजवान राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होकर उस जंगल में आया। उसने देखा कि 7 बौने रो रहे हैं और एक सुंदर लड़की वहां पर लेटी हुई है। वो उनके पास गया। वाह, कितनी सुंदर है ये। स्नो वाइट को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया। ये सुंदर लड़की है कौन? बौनों ने राजकुमार को सारी कथा बताई। नीचे झुककर राजकुमार ने स्नो वाइट के गालों पर चुंबन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्नो वाइट अचानक जाग गई और जोर जोर से खांसने लगी। खांसते खांसते सेब का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आया। क्या हुआ था मुझे? तुम तो मर चुकी थी, पर अब तुम जीवित हो। स्नो वाइट को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। बौनों को बहुत खुशी हुई। वे खुशी से नाचने गाने लगे। राजकुमार स्नो वाइट और उन बौनों को अपने राज्य में लेकर गया। वहां राजमहल में रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? ओ रानी, तुम तो सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी स्नो वाइट तुमसे हमेशा ही सुंदर रहेगी। नहीं! रानी ने गुस्से में आकर उस आईने को तोड़ दिया और अपने आप को महल के कमरे में बंद कर लिया और उसी में उसकी मौत हो गई। अकबर और आम। बादशाह अकबर को आम बहुत पसंद थे। एक दिन राज बागीचे से सर्वोत्कृष्ट आम उसे पेश किए गए। अकबर अपनी बेगम के साथ बागीचे में बैठकर बातें कर रहा था। आहा, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। बेगम बिना आम खाए सिर्फ बादशाह की तरफ देख रही थी। आम खाने के बाद अकबर उसकी गुठलियां बेगम की ओर फेंक रहा था। उसी वक्त बिरबल वहां पर आ गया। बिरबल, एक बात तुम्हारी समझ में आई? बेगम कितनी लालची है। बेगम शर्म से लाल हो गई। अकबर की बातों पर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी वक्त ऐसी बात नहीं है जहांपना। बेगम साहिबा से ज्यादा लालची तो आप हैं। हाँ, ये तुम कैसे कह सकते हो? बेगम साहिबा ने कम से कम गुठलियां तो फेंक दी हैं, लेकिन आप तो आम के साथ उसकी गुठलियां भी खा गए। तो अब बताइए, ज्यादा लालची कौन है? बिरबल की बातों पर सभी हंसने लगे।
भूखा घोड़ा। एक बार कृष्णदेवराय ने अरेबिया से बहुत घोड़े खरीदे। वो अपने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा देखभाल करने देना चाहते थे। उन्होंने 3 सोने के सिक्के घोड़े के पालन के लिए देना तय किया। रामन, तुम्हारा घोड़ा ले लो, ये 3 सोने के सिक्के ले लो और घोड़े को मजबूत और स्वस्थ बनाओ। रामन को मिलाकर कोई भी नागरिक घोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा कष्ट होता। रामन ने राजा को एक पाठ सिखाना चाहा, एक योजना बनाई। हाँ महाराज, मैं घोड़े का अच्छी तरह से पालन करूंगा। रामन ने घोड़े को एक कमरे में रखा, जिसमें केवल एक छोटा सा छेद था जिससे वो उसे खाना दे सके। दिन में एक बार छेद के द्वारा घोड़े को खाना दिया जाता था। भूखा घोड़ा उस छेद से जो भी दिया जाता उसे खाने के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने सभी नागरिकों से घोड़े राजमहल में लाने के लिए कहा। राजा घोड़ों को देखकर संतुष्ट हुआ। सभी नागरिकों से घोड़े आ गए क्या? जरा देखूं तो उन्हें कैसे संभाला गया है। बहुत अच्छा, सभी घोड़े मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं। तुम्हारा घोड़ा कहां है रामन? तुम उसे नहीं लाए? क्षमा कीजिए महाराज, मैं घोड़े को यहां नहीं ला सका। मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्या हुआ? क्या तुम्हारी देखभाल में घोड़ा इतना मजबूत हो गया? हां महाराज, क्या आप घोड़ों की देखभाल करने वाले को मेरे घर भेज सकते हैं ताकि घोड़े को यहां ला सके? हां, मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूं। तुम इस मजबूत व्यक्ति को घोड़ा लाने के लिए ले जा सकते हो। रामन घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने घर ले गए। लंबी दाढ़ी रखने वाले उस आदमी ने छेद से अंदर झांक के देखा। घोड़े ने उसकी दाढ़ी को खाने की वस्तु सोचकर उसे खींचा। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। बहुत मुश्किल से घोड़े को राजमहल में लाया गया। घोड़ा बहुत ही कमजोर और पतला हुआ था। घोड़ा इतना कमजोर और पतला कैसे हुआ रामन? तुमने उसे ठीक से खाना नहीं दिया? लगता है सोने के सिक्के तुमने अपने लिए खर्च किए हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आपने अपनी प्रजा को घोड़े पालने के लिए देकर उन पर बहुत अन्याय किया है। बहुत सारे नागरिक अपने लिए खाना भी नहीं जुटा सकते और आपने उन्हें घोड़े पालन करने का जिम्मा दे दिया। संतुलित भोजन न मिलने से हमारे देश में कितने लोग कमजोर हैं, इसका यह घोड़ा एक नमूना है। तुम्हारी बात योग्य है। मैं अपनी भूल समझ गया रामन। मैं नागरिकों पर और भार नहीं डालूंगा। राजा ने सभी घोड़ों को वापस ले लिया और सभी नागरिकों को सोने के सिक्के दिए। दिए की गर्मी। एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बीरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे। बीरबल, कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं जहांपना, पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो? ठीक है जहांपना, मैं कोशिश करता हूं। दूसरे दिन बीरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया। क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बोलो, कर सकोगे? क्यों नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। और हकीकत में उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिक तैनात किए थे। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया, अरे कमाल है, इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया? महाराज, आपके महल के दिए की रोशनी यहाँ आ रही थी,
उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा। हाँ, इसका मतलब यह है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके। नहीं, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर जब बिरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था, पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था। इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया। ये तो मूर्खता है। अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे? क्यों नहीं पकेगा जहांपना? अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है, तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है, तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता? अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। बीजों से भरा घड़ा। एक गांव में भरत और कुमार नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन भरत ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय किया। मुझे वापस आने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। इस धन को कहां छिपाऊं? भरत ने एक योजना बनाई। उसने 5000 सोने के सिक्कों को एक घड़े में डाला। उसके ऊपर कुछ बीज डाले ताकि सिक्के छिपे रहें। फिर वो कुमार के घर गया। आओ भरत, स्वागत है। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूं, धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? जरूर, बोलो क्या करना है। मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक क्या तुम ये घड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रख सकते हो? बस एक ही घड़ा? चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। भरत 1 वर्ष के बाद भी नहीं आया तो कुमार ने घड़े के अंदर क्या है ये देखने के लिए घड़े को खोला और उसे पलटा। आहा, इतने सारे सोने के सिक्के! मैं सोने के सिक्के ले लूंगा और घड़े को बीज से भर दूंगा। कुमार कुछ बीज ले आया और उनसे उसने घड़ा भर दिया। कुछ दिनों बाद भरत अपनी यात्रा से लौट आया और कुमार से उसने अपना घड़ा वापस मांगा। पर जब उसने घड़े को खाली किया तो उसमें सिर्फ बीज ही थे। ये देखकर वो चकित रह गया और कुमार के घर गया। कुमार, मैंने घड़े में जो सोने के सिक्के रखे थे वो कहां गए? मैंने कुछ नहीं लिया। तुमने तो बीज से भरा घड़ा रखने के लिए दिया था, उसमें सोना कहां से आएगा? भरत ने उसे कुछ नहीं कहा, पर उसे दरबार में ले गया। रामन ने भरत की बात को ध्यानपूर्वक सुना। भरत, कितने महीने पहले इस घड़े को तुमने दिया था? लगभग 1.5 वर्ष पहले। रामन ने घड़े में भरे बीज को देखा। बीज बहुत ही ताजा दिख रहे थे। 1.5 साल पुराने बीज इतना ताजा नहीं दिखेंगे। ऐसा लगता है कि कुमार ने घड़े को खोला है, सोने के सिक्के ले लिए और वो घड़ा ताजी बीजों से भर दिया। इसलिए कुमार को भरत के 10,000 सोने के सिक्के वापस देने होंगे। कुमार ने महसूस किया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, पर उसने इस बात से इनकार किया। क्या 10,000? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के ही थे। अगर तुमने सोने के सिक्के नहीं लिए तो तुम्हें कैसे पता चला कि घड़े में केवल 5,000 सिक्के ही थे? अब कुमार लज्जित हुआ और उसने सोने के सिक्के भरत को वापस दे दिए। भरत ने रामन को धन्यवाद दिए और उनकी चतुरता की प्रशंसा भी की।